हेलो बच्चों, ये हम लोग का आज तीसरी क्लास है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जाने थे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और उनको कैसे संतुलित करते हैं। इसमें अच्छा से जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं और एक एक करके उन सभी को अच्छा से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रासायनिक क्रिया में जो परमाणु होते हैं वह मान लो किसी तत्व का परमाणु है और रासायनिक क्रिया कैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नहीं कि उसका परमाणु ही बदल जाए। परमाणु नहीं बदलता है और ना ही दूसरा कोई परमाणु उस मिश्रण में आ सकते हैं और न मिश्रण से परमाणु बाहर जा सकते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। और ये जो कण होंगे, ये सबसे छोटे कण है, इसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद भी होंगे, उसको हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु की संरचना, परमाणु एवं अणु, ये सब 9th क्लास में हम लोग अच्छा से डिटेल से पढ़े थे। अभी हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 4 मुख्य प्रकार है। कौन कौन है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, जिसको हम लोग अपघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है द्विविस्थापन। चौथा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सब का इंग्लिश नाम, जिससे संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन 4 अभिक्रियाओं को जानने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नई पदार्थ का निर्माण होता है। ये पदार्थ क्यों बनते, किस प्रकार बनते हैं, आखिर कैसे घटना होता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो नई पदार्थ का निर्माण होता है ना, वह तत्वों के आपसी आवरण के टूटने एवं जुड़ने से बनता है। कैसे बनता है? तत्वों के आपसी आवरण के टूटने एवं जुड़ने से रासायनिक अभिक्रिया में नए तत्वों का नए तत्वों एवं यौगिकों का निर्माण होता है। तत्वों की आपसी आवरण के टूटने एवं जुड़ने से रासायनिक अभिक्रिया में नए तत्वों यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पर तत्व नहीं, यौगिक भी, तत्व यौगिकों के आपसी आवरण। ठीक, तत्व हो या यौगिक हो, कोई दिक्कत नहीं। तत्व या यौगिक, कुछ भी हो, ये सब आपस में इनके अणु टूटेंगे, आपसी आवरण टूटेंगे, तब जाके नए पदार्थ का निर्माण होता है।
और हम ये भी अच्छा से बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साइड जो जो तत्व दिखेंगे वो उत्पाद के साइड में मिलता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक क्रिया में न किसी प्रकार का कोई परमाणु बाहर से आएगा और न अभिक्रिया में जितने तत्व है उनके परमाणु बाहर जा सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या जाने कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएगा। मतलब इसमें एक अभिकारक नहीं होंगे बल्कि एक से अधिक अभिकारक मिलकर वह मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसको कहेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब याद रखना कि दो को मिलेगा और एक उत्पादन होगा। इसमें याद रखना कि अभिकारक कितने रहेंगे? दो, एक दूसरा अभिकारक, ये दोनों मिलेगा और जाके एक उत्पाद मान लो बन गया सी। इस प्रकार अभिक्रिया का रूप देखने को रहेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड CaA कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या किस में चेंज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? यहाँ पर ठोस है, सॉलिड है। H2 क्या है? लिक्विड L। और CaOH2 क्या है? यहाँ पर एक क्यू में आएगा, किसमें आएगा? A क्यों नहीं? क्योंकि ये द्रव्य विलयन है, इसलिए एक में दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जल के साथ अभिक्रिया किया और क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे याद रखना, इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितने अभिकारक देखने को मिल रहा है? एक अभिकारक है और दूसरा ये अभिकारक है। क्या अभिकारक देखने को मिला? दो अभिकारक, दोनों मिलकर, दोनों संयोजन होकर एक उत्पाद बना। कितना उत्पाद बना? एक उत्पाद। उत्पाद यहाँ पर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और साथ में उष्मा मिला। उष्मा उत्पाद के रूप में नहीं देखेंगे, ये तो कंडीशन है। हमें यौगिक कितने मिले उत्पादन में? हम लोग यौगिक देखेंगे, तत्व को देखेंगे, इस प्रकार के परिस्थितियों को नहीं देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? संयोजन हुआ और एक उत्पाद का निर्माण हुआ। ये इस प्रकार की अभिक्रिया जब भी देखने को मिले हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कार्बन का दहन, मतलब कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। कार्बन का दहन का सूत्र कैसे होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 बनेगा। क्या बनेगा? यह है कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। और एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं जल का निर्माण। जल किससे बनता है? H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन मिलकर जल का निर्माण होगा H2O, जिसमें O2 है H2O। ये जल का निर्माण, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया। क्यों इसमें संयोजन अभिक्रिया देखने को मिल रहा है? क्योंकि इसमें दो अभिकारक है, दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया। एक चीज यहाँ जान लो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? चूना होता है। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, यानी ऐसा चूना जो पानी के साथ नहीं मिला हुआ है, अभी पाउडर के रूप में है, उसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। जो हम लोग पोतवाने के लिए, कलर करने के लिए दीवारों में हम लोग लाते हैं मार्केट से खरीद कर, और वह होता क्या है? बिना बुझा हुआ। जब तक हम उसको बुझा हुआ नहीं बनाते, मतलब जल में मिलाकर उसको कुछ घंटों तक जब तक नहीं छोड़ देते हैं
तब तक वो बिना बुझा हुआ चूना ही है। जैसे हम पानी में छोड़ देंगे तो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। और ये वाला क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। चूना इस समय क्या निकल रहा है, उष्मा। उस समय उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ भी CO2 बना, साथ में उष्मा यहाँ भी उत्पन्न होगा। क्या होगा, उष्मा, इसमें नहीं। ठीक, तो इस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, एग्जाम्पल को ध्यान देना। हाँ, एक चीज और जान लो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जब कार्ब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम पोताई करने के लिए घर लाते हैं, अपने दीवारों को कलर करने के लिए इसको इसका प्रयोग करते हैं। तो ये होता क्या है, जब हम दीवार का पोताई कर देते हैं, दीवार में कलर चढ़ा देते हैं इस बुझे हुए चूने से, तो वह क्या होता है कि कुछ दिनों तक, यानी 2 या 3 दिन के बाद, ये बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और उससे अभिक्रिया करके ये चूना पत्थर में परिवर्तित हो जाता है, उसके पर एक चमकीला परत जैसा बन जाता है। वो क्या हो जाता है, चूना पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है, चूना पत्थर। और जानते हो चूना पत्थर का जो समीकरण का सूत्र होता है CaCO3, सेम सूत्र संगमरमर का भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो इसका समीकरण हम लिख देते हैं यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 के साथ उष्मा कराते हैं, उसमें कहां से मिला, ये CO2 कहां से मिलेगा, वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है कुछ ही दिनों में, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि क्या होता है, चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर बोलो, या ये CaCO3 का सूत्र होता है संगमरमर भी। क्या होता है, लेकिन यहाँ चूना पत्थर कहेंगे, संगमरमर। वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होंगे, एकल अभिकारक। क्या, एकल अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहिए। कहते हैं इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक होंगे, कितने अभिकारक होंगे, एक। और वही अभिकारक किसी परिस्थिति में हम उसको तोड़ने के प्रयास करेंगे, उसके कणों को, उसके अणुओं को हम तोड़ेंगे और तोड़कर एक से अधिक उत्पाद में निर्माण करेंगे। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हम लोग, फेरस सल्फेट FeSO4, जब हम इसको तापन करेंगे या उष्मा देंगे तो किस किस पे चेंज होगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये जो फेरस सल्फेट है, ये इसका रंग कैसा होता है, इसमें जल के क्रिस्टल होते हैं, मतलब जल के अणु होते हैं, जिस कारण से इसका रंग हल्का हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा। इसको क्या कहते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, फेरस
फेरस मतलब लोहा होता है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। हम बता देना चाहते हैं कि जब Fe2O3 रहेगा तो इसको फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिक। इसको भूल जाओ। F2 रहेगा तो हम उसको फेरिक बोलेंगे। F सिर्फ Fe रहेगा इसको फेरस बोलते हैं, फेरस। और F3 रहेगा तो हम इसको फेरिस बोलते, फेरिस। ये फेरस, फेरिक, फेरिस। इसमें ऐसे FeO हो गया तो फेरस ऑक्साइड। क्या हो गया? फेरस ऑक्साइड। और Fe2O3 रहेगा तो इसको फेरिक ऑक्साइड। और जब Fe3O4 रहेगा तो इसको फेरिस ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिस ऑक्साइड। इसको आप कर देना। ये 3 समीकरण एकदम अच्छा से डिटेल, ये तीनों से तक अच्छा से आप कर देना। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि ये FeSO4 है, इसका वर्तमान में रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है। जब इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, किस में चेंज होता है? फेरिक ऑक्साइड, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा, भूरा रंग। यानी पहले जैसे गर्म कर रहे हैं उसमें वो धीरे धीरे सफेद होते हुए भूरा रंग का हो जाता है। किस रंग में? भूरा। और जो SO2 और SO3 ये सब गैस है, क्या है? ये सब गैस निकलता है। जब इसको गर्म करेंगे तो एक गंध जैसा महसूस होता है। उसको किताब में अच्छा से समझा गया है कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये अपने हरे रंग को खो देता है। ये अपने हरा रंग को क्या करता है? खो देता है। और किस में चेंज होता है? भूरा रंग में। ये हरा रंग इसलिए खो जाता है क्योंकि ये फेरस सल्फेट का जो जल होता है, इसमें क्रिस्टलीय जल होता है। कितना जल होता है? 7 FeSO4 into 7H2। ये है इसका क्रिस्टलीय जल। ये क्या है? क्रिस्टलीय जल। और इसको जैसे हीट करेंगे तो यही जल क्या बनता है? एक तरह से जल तापमान में भाप बन के खत्म हो जाता है, जिस कारण से ये फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड। और ये इसका रंग कैसा होता है? भूरा लाल, थोड़ा भूरा लाल जैसा रहेगा। ठीक। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम तापन करेंगे या उष्मा देंगे तो ये किसमें चेंज होगा? किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर संतुलित ही है समीकरण। इसमें O3, इसमें भी O3 है। कार्बन एक, हाँ संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चूना पत्थर है, जब हम इसको गर्म किए किसमें चेंज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है? गैस होगा। ये सब क्या होगा? गैस। ये सॉलिड है। इस अवस्था दिखा सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऐसी होगा। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगाकर हम वियोजन करा रहे, जिस अभिक्रिया को हम ऊष्मा के माध्यम से वियोजन करा रहे हैं, हम उस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलेंगे उसको? ऊष्मीय वियोजन। याद रखना कि जब हम वियोजन यहाँ लिखते हैं, जब वियोजन ऊष्मा के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से हो, तब वे ऊष्मीय वियोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहलाते हैं। इसमें एक और अभिक्रिया को हम देखेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा लेड नाइट्रेट। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग? लेड नाइट्रेट, जहां से क्वेश्चन आता है PbNO3। जब लेड नाइट्रेट, ये क्या है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जब हम लोग
लेड नाइट्रेट को भी तापन करेंगे या उष्मा देंगे, एक ही बात है, तो ये किसमें चेंज होता है, लेड ऑक्साइड PbO साथ में NO2 और O2 में विखंडित हो जाती है। Cp1 NO3 है, यहाँ पर NO1 है। अच्छा, वो यहाँ 3 है, वो यहाँ 4 है। तो जैसे हम यहाँ 2 लगाएंगे क्या होगा, Pb2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगाते Pb2 3 3 6 O6 2 2 4 2 6 O6 N2 यहाँ पर 2 है। और लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस होता है, होल ट्वाइस। अभी तो हम लोग सही जा रहे थे, इसमें 4 लगेगा, क्या लगेगा 4, 2 PbNO3 2 PbO और 4 NO3 प्लस 40। यहाँ भी हम किसके माध्यम से अभिक्रिया करें, तापन के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से। इसका मतलब ये भी किस प्रकार का वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। पहला हम लोग जान गए हैं उष्मीय वियोजन। किसके द्वारा होगा, उष्मा के माध्यम से। किसके माध्यम से, उष्मा के द्वारा, ठीक। दूसरा जानेंगे वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन ये किसके माध्यम से होगा, विद्युत धारा के माध्यम से, विद्युत धारा द्वारा ली। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, जल के अणुओं का विखंडन। जैसे जल का अणु क्या है, जैसे जल होता है H2O, जहां इसका विखंडन करेंगे तो क्या होगा, H2 में टूटेगा और O2 में, यहाँ पर 2 है, H2 में टूटेगा और O2 में टूटेगा, ठीक। ये है विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वियोजन क्रिया में सूर्य उस प्रकाशीय वियोजन, क्या है, प्रकाशीय वियोजन। यह अभिक्रिया किसके माध्यम से होता है, प्रकाश के माध्यम से। किसके माध्यम से, यहाँ लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश, जरूरी नहीं है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। प्रकाशीय वियोजन किसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ देंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब छोड़ देंगे तो ये किससे चेंज होगा, Ag में और Cl को संतुलित कर लेते हैं। इसका ये क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये अभिक्रिया से पहले जो सिल्वर क्लोराइड है ये सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है, सफेद। जब ये अभिक्रिया कंप्लीट होता है तो ये Ag और Cl2 में टूट जाते हैं, ठीक। और जो AgCl2 है, जब अभिक्रिया के बाद जो पाउडर बचता है ये धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है, धूसर रंग। अभिक्रिया के बाद किस रंग का होता है, धूसर रंग। ऐसे किताब में एक फोटो दिया होगा, उसमें बताया है, एक चाइनीज ग्लास नाम से इस डिश का नाम दिया है, और इसमें क्या रखा है, इसमें रखा है AgCl। इसका नाम देते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इस एक साइड खिड़की दिखाया होगा और यहाँ सूरज इस प्रकार से है और इस पर रोशनी दे रहा है। क्या दे रहा है, रोशनी। और ये किसमें चेंज हो जाता है, धूसर रंग का। किसमें, धूसर रंग। ये एग्जाम में देता है, इस तरह फोटो दे देगा और फोटो देख के पूछेगा कि इस क्लास में क्या है, इस अभिक्रिया में दिखाया गया किस प्रकार के वियोजन हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। इसको अच्छा से
देख सकते, जैसे सिल्वर क्लोराइड सुई के साथ अभिक्रिया करता है, सेम उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ देंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे, तो ये किस में चल जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड में। ठीक, हम लोग अच्छा से ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो हम लोग जब संयोजन पढ़ रहे थे, इसमें जब हम लोग संयोजन पढ़ रहे थे, संयोजन में तो संयोजन में हम लोग अच्छा से देखे कि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा था, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा था। उत्सर्जित मतलब उसमें उत्सर्जन होता है, उत्पन्न हो रहा था, ऊष्मा उसमें बन रहा है, वो ज्यादा मात्रा में बन रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक तत्व है, एक तत्व को बार बार तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का कर रहे हैं, विद्युत धारा का प्रयोग किए, या तो ऊष्मा का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब इसमें ऊष्मा खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा खर्च हो रहा है। इस ऊष्मा के आधार पर, यानी ऊष्मा का खर्च होने के आधार पर, ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है, इसके आधार पर अभिक्रिया को दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। कितने प्रकार से देखते हैं, दो प्रकार से। एक होता है ऊष्मा क्षेपी और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी। दोनों को अच्छा से समझेंगे। ठीक, ऊष्मा ऊष्मा के खर्च से एवं उत्सर्जन के आधार पर के आधार पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले जानो ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब उत्पन्न हुआ, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होंगे, बाहर निकलेंगे, ऊष्मा बाहर निकलेंगे। और इसमें क्या होगा, ऊष्मा का क्षति होगा। ऊष्मा का क्या होगा, क्षति मतलब हार, ऊष्मा की क्षति या कमी। ठीक, ये ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की क्षति मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा बल्कि ऊष्मा कम हो जाएगा। ऊष्मा क्या हो जाएगा, कम। और ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलेंगे, गर्मी, हीट, ठीक है। और इसमें ऊष्मा का कमी होगा। हम एक एक करके एग्जाम्पल जानेंगे। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया। जैसे जल के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, तो इसमें भी ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा। यह सब है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का तापन। इसमें क्या हुआ था कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको, इसके अणुओं को तोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, तापन का। तो बता, तापमान कम होगा कि नहीं होगा, इसमें ऊष्मा खर्च होंगे या नहीं होंगे, होंगे। क्या कहेंगे, इसमें ऊष्मा का कमी हो रहा है, इसमें उत्पन्न नहीं, इसमें ऊष्मा माइनस हो रहा है, ऊष्मा माइनस। इसको लिखा नहीं जाता, हम बता देते हैं।
इसमें उष्मा का माइनस हो रहा है, ठीक। ऐसा नहीं लिखना है, ये बता दे। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बताते हैं नाइट्रोजन वाला, N+N2+O2 से NO बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें उष्मा का सॉर्प्शन होता है, मतलब कि क्षति होता है। इसमें जो अभिकारक है वो मत देखो, इसमें उष्मा का माइनस होता है 43.2 किलो कैलोरी। 43.2 किलो कैलोरी उष्मा माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस। इसको संतुलित कर लेते हैं, ठीक। ये हम लोगों का उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी इसलिए जान लिए क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में। अधिकतर संयोजन अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उसी में हम लोग को जानना चाहिए था कि उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में, अधिकतर वियोजन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होगा, उसमें उष्मा खर्च होती है क्योंकि हम उसके अणुओं को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने में तो खर्च होंगे ही उष्मा। इस प्रकार हम लोग उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी दोनों खत्म कर लिए। अब हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया सिंपल है, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा रहा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको क्या बताए थे? विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या बताएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर, यानी उसको हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छा से क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे? फेरस। फेरस जब कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट तत्व है ये इस तत्व को विस्थापित कर देगा, इसको हटा देगा और ये खुद इस जगह आके बैठेगा। क्या होगा? इस कॉपर को हटा देगा, खुद आके इसके साथ सेटल हो जाता है, ठीक। और ये कॉपर को अलग कर देता है। और देखो यहाँ पर एक नया यौगिक बना लिया। क्या बनाया? एक नया यौगिक। ये फेरस कॉपर को विस्थापित कर दिया और एक नया यौगिक बनाया। क्या बनाया? एक नया यौगिक। ये काम किया? ये फेरस किया। ये फेरस ने इस कॉपर को भगा दिया और इस जगह खुद सेट हो गया, खुद यहाँ पर बैठ गया, एक नया यौगिक बना। यहाँ पर वही लिखिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, यानी यहाँ पर कोई तत्व में कौन है? फेरस है। कोई तत्व किसी यौगिक से, यानी ये तत्व इस यौगिक, ये यौगिक है, इस यौगिक से दूसरे तत्व का, इसमें जो तत्व है जिस कॉपर है, इसको यानी दूसरे तत्व को विस्थापित कर, यानी इस कॉपर को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता, यानी इस जगह ये खुद आ गया। कौन आ गया? फेरस आ गया। इस फेरस मतलब लोहा, ठीक। खुद इसका स्थान लेकर एक नया यौगिक बना लिया। इसी प्रकार अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो कॉपर होता है ये थोड़ा फेरस से, किससे? फेरस से कम अभिक्रियाशील। ये कम अभिक्रियाशील है कि नहीं था? कम अभिक्रियाशील धातु है। हम लोग जब हम लोग धातु चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें कौन सा तत्व कितना अभिक्रियाशील धातु है सब जानेंगे। उसका श्रेणी होता है, उसको अच्छा से समझेंगे। सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, सब अच्छा से जानेंगे, ठीक। और कम अभिक्रियाशील धातु है, बल्कि फेरस इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक। और अच्छा से हम देख रहे हैं कि कौन भगा रहा है? जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वही यौगिक के तत्व को भगा रहा है, मतलब उसको विस्थापित कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होंगे, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होंगे, यहाँ तत्व लिख देते हैं, ऐसे धातु है
हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। क्या याद रखना है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। कॉपर क्या है? तांबा है, Cu यानी कॉपर तांबा। चलो, ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका और एग्जांपल लेंगे। इसमें ये याद रखना कि अधिक अभिक्रियाशील ही है जो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है और वहां पर खुद अपना जगह बना लेता है। समझ में आया कि नहीं? एग्जांपल और लेते हैं। इसका एग्जांपल जिंक का लेते हैं। Zn जब कॉपर सल्फेट में अभिक्रिया करेगा CuSO4, ये क्या करेगा? इस Cu को विस्थापित कर देगा, इसको भगा देगा। Cu बेचारा अकेले हो जाएगा, ठीक। और ये खुद इसका जगह ले लेगा, ZnSO4 लेकर एक नया यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? एक नया यौगिक। ये वाला क्या बन गया? नया यौगिक। ये क्या है? ZnSO4 जिंक सल्फेट। Zn क्या होता है? जिंक, जस्ता। जिंक यानी जस्ता। और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, लेकिन हम लोग क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं इस जगह। Pb का लीड, सीसा जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो Cu को विस्थापित करेगा और खुद अपना जगह ले लेगा, यानी PbCl2 बनेगा और PbCl2 प्लस Cu बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार एग्जांपल हम तीनों एग्जांपल लेके अच्छे से समझे। अब हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या जानेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक अदला बदली होगा। अपना जो एक हम जान जाते तुम्हारे ऐसे, उसमें क्या होगा कि एक तत्व कहेगा हम तुम्हारी जगह चले जाते, दूसरा तत्व बोलेगा हम तुम्हारी जगह चला जाते। इस प्रकार हम लोग द्विविस्थापन देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच? आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। क्या जाने कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे? हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन सल्फेट का, NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब नाइट्रोजन सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो Ba है ये इस जगह आ जाएगा, मतलब ये उठ के इस SO4 आयन के साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो Na है, ये वाला Na है, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है? अदला बदली। ये वाला जो आयन है इस सल्फेट के साथ आ जाएगा और Na जो आयन है ये क्लोराइड के साथ आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या बनेगा, मिलेगा हमको Na किसके साथ देखने को मिलेगा? Cl के साथ। NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट BaSO4। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि ये सब जो है ये सब एक क्यू, इनकी अवस्था क्या है? एक क्यू में है। ये सब क्या है? एक क्यू। लेकिन इस अभिक्रिया के बाद जो BaSO4 मिला है बेरियम सल्फेट, ये एक सॉलिड होता है। क्या होता है? ठोस। और हम लोग अच्छा से जानते हैं कि, या नहीं जानते तभी जान लेते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के बाद
अवक्षेप मिले, अवक्षेप मतलब जो अविलेय हो, अवक्षेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप मिले, अवक्षेप, इसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप। यहाँ पर कौन अवक्षेप है? BeSO4। ये यौगिक के साथ विलय नहीं है, बल्कि ये ठोस में आ गया। किस में आ गया? ठोस में, सॉलिड में आ गया। और जब अभिक्रिया के बाद हमें सॉलिड मिलता है, यानी एक अवक्षेप मिलता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका मतलब अवक्षेप किसको कहेंगे? हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। अवक्षेप, अवक्षेप बोलेंगे अविलेय पदार्थ को। किसको? अविलेय जल। ठीक, अवक्षेप किसको कहेंगे? अविलेय पदार्थ को। और यहाँ पर ये अभिक्रिया द्विविस्थापन भी है और साथ में ये अवक्षेप का भी निर्माण किया है। इसका मतलब ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का अदला बदली होता है। किसका अदला बदली होता है? आयनों का। इस यौगिक के साथ जो आयन है एन, ये इसके पास चल गया Cl2 के साथ, क्लोराइड के साथ। और जो क्लोराइड के साथ भी आयन है, ये किसके साथ चले गए? सल्फाइड के साथ, सल्फेट के साथ, SO4 के साथ। इस प्रकार हम लोग और एग्जांपल को ले सकते हैं। इसको बताते हैं। NaCl एक एग्जांपल और ले रहे हैं। NaCl को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? Na किसके साथ आ जाता है? NO3 के साथ, NaNO3। और जो Ag है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ आ जाता है AgCl2। और AgCl से होता है, AgCl2 नहीं होता है। ठीक, ये भी द्विविस्थापन है। ये किसमें है? ये भी क्या है? द्विविस्थापन। हम लोग किसके बात कर रहे थे? अवक्षेप का। अवक्षेप समझ में आ गया कि जब भी अभिक्रिया में अवक्षेप दिखे, अवक्षेप मतलब ऐसा पदार्थ मिल जाए। सब अभी तक कैसे था? एक्यू में था, मतलब जल में विलेय पदार्थ था, सब जल के साथ मिला हुआ था, घुलनशील था, जल में मिला हुआ था। लेकिन जैसे अभिक्रिया कंप्लीट हुआ तो ये सिर्फ NaCl एक्यू में है। एक्यू अवस्था मतलब जल के साथ मिले हुए अवस्था में है। लेकिन जो BeSO4 है, ये हमें क्या मिला? सॉलिड मिल गया। सॉलिड मतलब ठोस में मिल गया। इसलिए ये इसको हम इस अभिक्रिया में अवक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवक्षेप। और जब अवक्षेप दिखे तो हम उस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर लिख देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। आंसर क्या होगा? अभिक्रिया के बाद अवक्षेप का निर्माण। ऐसे जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब बचा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी। यह अवक्षेपण भी हम लोग का क्लियर हो गया। हम लोगों ने किन किन अभिक्रियाओं के बारे में जाने? हम लोगों ने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को जाना है, फिर वियोजन जाने, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी जाने, और अभी जाने विस्थापन और द्विविस्थापन। इन अभिक्रियाओं को अच्छा से याद कर लेना। अगली जो क्लास होगा उसमें हम लोग जाएंगे अपचयक अभिक्रिया, उपचयक अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अगली क्लास में अच्छा से डिटेल से जानेंगे। ठीक है।